अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट फैसला कुन मरहले में पहुंच चुका है। वेस्ट इंडियन टीम 43 रन के खसारे के बाद अब 106 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स आज शुरू करेगी, जबकि इनकी 4 विकेट्स अभी बाकी हैं। पूरी की पूरी 6 विकेट्स पाकिस्तानी स्पिनर्स ने ली हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने अपनी पहली इनिंग्स में 387 रन बनाए। स्पिनर जोमिल वेरिकन ने 6 बैटर्स पवेलियन भेज दिए और अब्दुल्ला शफीक ने 160 रन बनाते हुए रिकॉर्ड भी बना दिया है, जबकि बाबर आजम सिर्फ 2 रन का इजाफा करके 88 स्कोर पर रन आउट हो गए हैं। 3 दिन के खेल में पाकिस्तानी टीम अभी बेहतर पोजीशन में है और मैच का आज चौथे ही दिन फैसला भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने वाले क्रिकेटर्स पर पीसीबी ने 2 साल की पाबंदी लगा दी है। और अगर हम हॉकी को भी डिस्कस करें तो पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को मुसलसल तीसरे हॉकी मैच में हरा दिया है, जबकि इसी माह शेड्यूल हॉकी वर्ल्ड कप के लिए टीम और मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया है। टॉपिक्स आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद मकसूद साहब, मुफास करीम और सलीम खालिक साहब। आप तीनों को वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आगाज़ करती हूँ सलीम साहब, अभी इस वक्त जो हमें पाकिस्तान की जो टीम है वो जिस पोजीशन में नज़र आ रही है, और फिर अब्दुल्ला शफीक ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और इस वक्त वेस्ट इंडीज़ टीम की हम अगर बात करें तो 6 विकेट्स जो हैं वो भी गिर चुकी हैं, 4 विकेट्स बाकी हैं। तो अभी जो इस वक्त सिनेरियो देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है चौथे दिन ये मैच जो है वो कंप्लीट हो जाएगा? ज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है। अभी किंग का भी पता नहीं है कि वो बैटिंग करने आते नहीं आते। मैं वेस्ट इंडीज़ के असली वाले किंग की बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है, हमारे वाले नहीं। वो जिनको रन आउट करते हुए ही वो इंजर्ड हो गए, तो कोई एंगल उनका ऐसा पड़ गया था। लेकिन अब तक मुझे लग रहा है हमारे पास बहुत अच्छा चांस है ये मैच जीतने का। एक तरह से 60 for 6, और अगर वो इंजरी शामिल कर लें तो 60 for 7 है वेस्ट इंडीज़ के लिए। लेकिन जो पहले हमारी रिवायत रही है कि हम लेट टेल एंडर से रन्स बनवा लेते, वो नहीं करना। किसी सूरत 150 तक तो पहुंचने नहीं देनी लीड, और उससे पहले जो रन बने जितनी जल्दी आउट करना है करके फिर उसको चेस करें, क्योंकि अब इतनी भी बुरी टीम नहीं है कि 100 सवा 100 भी नहीं कर सके। तो उम्मीद यही है कि सीरीज़ बराबर होने का चांस है। जो 26 साल से हम वेस्ट इंडीज़ में नहीं हारे, वो रिवायत बरकरार रहेगी। जो हम मुसलसल 8 टेस्ट फ़ॉरेन सरजमीन पे हारे हैं 2-3 साल में, वो रिवायत टूट जाएगी। अब तक का तो ऐसा लग रहा है। और नो डाउट अब्दुल्ला का आपने जिक्र किया, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग की। जैसे हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि 24-25 में उन्होंने मजबूरी तौर पर 280 रन बनाए थे 16 इनिंग्स में। अभी एक ही इनिंग में वो 160 नॉट आउट कर गए। कितनी अच्छी उनकी फॉर्म लगी हुई है। बस आखिर में थोड़ी उनसे गलती हो गई जो बाबर ने की थी पिछले मैच में, कि पहली ही बॉल पे उन्होंने वो सिंगल लिया और उसी ओवर की बाकी 5 बॉलों पे तीनों हमारे टेल एंडर्स आउट हो गए। नहीं तो हो सकता है और रन बन जाते और डबल सेंचुरी भी हो जाती। लेकिन अब्दुल्ला की वजह से ही 43 रन्स की हमको जो ये मिली बर्तरी, जो फैसला कुन साबित हो रही है अब, और इसकी वजह से पाकिस्तान टीम को मैच जीतने की पोजीशन में अब आ चुकी है। और साजिद को भी हमें दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने भी अच्छा साथ दिया था बैटिंग में भी, क्योंकि हमारी वैसे पिछले मैच में जो आखिर की विकेट थी फ़ौरन गिर रही थी, इस मैच में लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप बनाई अब्दुल्ला के साथ। और फिर बॉलिंग भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी की उन्होंने। पहली इनिंग में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी, अब तो बहुत अच्छी बॉलिंग की। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम इस वक्त बहुत अच्छी पोजीशन में है। और आई होप कि आज भी मुसलसल तीसरे दिन पाकिस्तान टीम अच्छा खेल पेश करके फतह अपने हासिल करें। सही। जाहिद साहब, हमने जो कल डेफिसिट था हमने उसको भी रिकवर किया, इसके साथ साथ हमने लीड भी हासिल कर ली, तो यकीनन एक अच्छी स्ट्रेटजी में एक अच्छी और अब ये कहा जाए, जैसे कल हम बात कर रहे थे कि बैटिंग फ्रेंडली पिच हो गई है, फ्लैट पिच हो गई है, बट स्टिल हमने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन वेस्ट इंडीज़ के हमने विकेट्स भी जो जल्दी हासिल कर लिए हैं, तो अब तक की जो पोजीशन देखते हुए अब कहा जा सकता है कि हम ड्राइविंग सीट पर हैं। देखें, पिच जो है इतनी भी बैटिंग नहीं है, क्योंकि बॉल जो है टर्न हो रहा है, स्पिन हो रहा है। और स्पिनर्स का कमाल देख लें कि 26 में से वो 18 विकेटें ले चुके हैं। पहली इनिंग्स में वेरिकन ने 6 लिए, और ख़ास तौर पर जो आखिरी ओवर में उन्होंने 3 विकेटें ली पाकिस्तान की, वहाँ से हमें एक दफ़ा फिर डर लगने लगता है कि जो पाकिस्तान का दूसरी इनिंग्स का रिकॉर्ड है वो कोई इतना अच्छा नहीं है।
फिर टेल एंडर्स हमारे बिल्कुल स्कोर नहीं कर रहे, जैसा हम कल भी जिक्र कर रहे थे कि साजिद से काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो अच्छी बैटिंग करते हैं और उन्होंने साबित भी कर दिया। इस मैच में अगर अब तक देखा जाए तो 2 हीरोज़ सामने आए, एक अब्दुल्ला शफीक, दूसरे साजिद खान, और दोनों पहले टेस्ट में मौजूद नहीं थे। और अब्दुल्ला इतना अच्छा खेल गए हैं कि शान मसूद सेंचुरी के बावजूद जो है उनकी कमी इतनी महसूस नहीं हुई इस टेस्ट में, और अब्दुल्ला ने तो कमाल कर दिया। 49 साल पुराना जो वहाँ पे माजिद खान है 150 प्लस स्कोर किया था, वो रिकॉर्ड भी तोड़ा अब्दुल्ला शफीक ने, और बहुत ही अच्छा खेले। अगर उनको वो एक एंड पे और भी साथ मिल जाता तो अपनी डबल सेंचुरी की तरफ भी जा सकते थे। और जैसा आप जानती हैं कि पिछली जो 4 डबल सेंचुरीज़ बनी हैं उनमें बड़े स्कोर हुए हैं, उनमें जो है 3 जो है अब्दुल्ला शफीक की हैं, और बहुत ही अच्छा खेले, हर किस्म की शॉट उन्होंने खेली। लेकिन उनके साथ साजिद के अलावा बाकी किसी टेल एंडर्स ने साथ नहीं दिया। यहाँ ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहेंगे हम सलमान आगा का, मोहम्मद रिजवान का। ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की मिडल में है ही नहीं बैटिंग, क्योंकि ना सलमान आगा जो है पिछली 6 या 7 इनिंग्स में जो है वो इतना उनका स्कोर ही नहीं हो सका, और मोहम्मद रिजवान बिल्कुल आउट ऑफ कलर दिखाई देते हैं। और रिजवान की जगह पे फिर गाजी गौरी मौजूद हैं, राहुल नज़ीर अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, पीछे हसीबुल्ला भी बैठे हैं जिनको इतना सिलेक्टर्स लिफ्ट नहीं करवाते। तो मुझे लगता है अगर ऐसी परफॉर्मेंस रही तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा रिजवान के लिए अपनी जगह बचाना, क्योंकि सलमान आगा की ख़ास तौर पे जो सीट है और जो माजी में वो करते रहे हैं कि वो टेल एंडर्स को साथ लेके बहुत अच्छा उनका इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। लेकिन सलमान आगा को भी कहना चाहिए, इतना ऑफ कलर हुए हैं, और दोनों का फुटवर्क अगर आप देख लें कि वो कैसे आउट हुए हैं तो बड़ा ही अफसोसनाक है। बहरहाल ओवरऑल पॉजिटिव थिंक अगर देखी जाए तो पाकिस्तान ने, जैसा कि साजिद खान और उन्होंने भरपूर साथ दिया अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर, और 59 रन की उनकी पार्टनरशिप हुई थी, और ये जो लीड है इसमें बड़ा हिस्सा है। और साजिद की ख़ास बात यह है बड़ा एग्रेशन लेके आते हैं बैटिंग में भी बॉलिंग में भी, बल्कि उनकी एनर्जी लेवल जो है बिल्कुल फास्ट बॉलर्स की तरह उनका स्टाइल है, वही उनका एनर्जी लेवल होता है। और इस वक्त जो है पिच पे आखिर में जो अली उस्मान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, 2 विकेटें ली, साजिद ने भी 4 विकेटें ली, पहली इनिंग्स में भी साजिद की 4 विकेटें थी। तो अली उस्मान ने रोस्टन चेस को ख़ास तौर पर जो आखिरी गेंद पे आउट किया और वो काट एंड बोल्ड हुए, वो बड़ी कीमती विकेट थी। अब जस्टिन ग्रीव्स हैं, ब्रैंडन जो है किंग्स वो अनफिट हो गए थे कल, अगर वो आते हैं किस हद तक फिट हैं, किस हद तक जस्टिन ग्रीव्स का साथ देते हैं, ये देखना होगा। और वरना तो इस वक्त जो है पाकिस्तान जो है डोमिनेट कर रहा है, टेस्ट मैच बज़ाहिर पाकिस्तान के हाथ में है, लेकिन वही बात है ना जो माजी में भी हम, क्योंकि चौथी इनिंग्स में पाकिस्तान जो है दूसरी इनिंग्स में ख़ास तौर पर हम डरते हैं, कोलैप्स कर जाती है हमारी बैटिंग, और इनको ज़रा संभल कर खेलना होगा, ख़ास तौर पर वेस्ट इंडीज़ को रोकना होगा। अगर मज़ीद 100 रन कर जाते हैं तो फिर ख़तरा होगा पाकिस्तान के लिए। अब उनको पहला टेस्ट याद होगा जिसमें एक मुश्किल पाकिस्तान ने 120 रन बनाए थे। तो ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान जो है इस मैच में ये अच्छी पोजीशन में। सही। मुफाज, हम बाबर के हवाले से अगर बात करें, यकीनन वो एक अगेन सेंचुरी से महरूम रह गए हैं, और कल के बाद जब उन्होंने मतलब अपनी इनिंग दोबारा स्टार्ट की तो सिर्फ 2 रन का इजाफा कर सके और 88 पे आउट हो गए। और आपको क्या लगता है कि उनकी विकेट भी मैच का किस हद तक टर्निंग पॉइंट था? पाकिस्तान ने अभी जो स्कोर किया, क्योंकि जिस तरह से ये रिदम में चल रहे थे अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, आपको लगता है कि अगर ये विकेट ना जाती तो स्कोर इससे भी ज़्यादा आगे जा सकता था? बहुत कंफर्टेबली हिफ्जा खेल रहे थे बाबर आजम, और जब 88 रन से तो थोड़े प्रेशर राइज नज़र आए हैं। मतलब अब्दुल्ला शफीक की 150 से ज़्यादा जो तवक्कुआत थी ना वो बाबर आजम की सेंचुरी से थी, और खुद भी उनके चेहरे पर ये आया थी चीज़, लेकिन उन्होंने एक बेतुका सा रन लेने की कोशिश की जिसके नतीजे में वो आउट हो गए। वो आराम से भी इस बॉल को खेल सकते थे। बहरहाल उन्होंने एक बहुत अच्छा पाकिस्तान को स्टार्ट दिया है। थ्रू आउट द इस सीरीज़ में पाकिस्तान के बैटर्स जो है वो कम बैक करते हमें नज़र आए हैं, और कल स्पेशली अगर हम पाकिस्तानी ओपनर्स की बात करें, अजान ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, इमामुल्लाह कुछ तरह नहीं चल सके। फिर अब्दुल्ला शफीक की जैसे बात हो रही थी, 1.5-2 साल से हमारे माइंड में ये कंसर्न भी था कि वो टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा ही नहीं है। लंकन प्रीमियर लीग खेलने गए, वहाँ से उन्हें बुलाया गया तो वो T20 की इंटेंट से खेलेंगे, लेकिन वाज़े तौर पर नज़र आया कि वो टेक्निकली बहुत सॉलिड बैटर हैं। और जैसे वेरी केन का जिक्र हो रहा था, तकरीबन 46 ओवर उन्होंने किए हैं और 6 विकेटें हासिल की हैं, लेकिन वेरी केन को बड़े भरपूर अच्छे अंदाज से अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे, फुटवर्क उनका अच्छा था, आगे बढ़ के छक्के लगा रहे थे। माजी में भी जो T20 वर्ल्ड कप इंडिया में खेला गया था, स्पिनर्स के आगे अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पेशली बाबर आजम भी स्वीप शॉट्स वगैरह अच्छी खेल रहे थे। तो पाकिस्तान के बैटर्स ने अपना मोमेंटम बनाया है, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर का हमारा मसला है वो आज भी एक सवालिया निशान है। मतलब सलमान आगा को कितने हमने मौके दिए हैं, अब वो 0 पर आउट हो रहे हैं, 4 बॉलें बहुत मुश्किल से उन्होंने खेली है, कोई उनको बॉल को जज नहीं अच्छे से कर पा रहे। फिर रिजवान के बारे में हमने हमेशा आवाज़ बुलंद की है, यार सीनियर खिलाड़ी इनको टीम में होना चाहिए, वो भी बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए हैं। फिर आपने एक ऐसे खिलाड़ी से डेब्यू करवा दिया
तो वो भी नहीं चल सका उस तरह। अगर आपने डेब्यू करवाना है अच्छी बात है, हर किसी का एक ख्वाब होता है पाकिस्तान के लिए खेलना, लेकिन वो खिलाड़ी जो तसलसल से परफॉर्म करता आ रहा है, वो खिलाड़ी जिसने अपने डेब्यू पर बाबर की रिप्लेसमेंट पर सेंचुरी कर दी थी इंग्लैंड के खिलाफ, कामरान गुलाम, उसको आपने कंसीडर नहीं किया। मतलब कोई इसकी वजाहत या कोई जस्टिफिकेशन है? अच्छी बात है आप खिलाड़ियों को मौके दें, लेकिन जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं उन पर भी नज़र रखें, जब आप दूसरी तरफ कहते हैं कि यार हम डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वालों को आगे लाएंगे। बहरहाल अब कम से कम 60 से ज़्यादा की लीड तो मेरा ख्याल वेस्ट इंडीज़ की हो चुकी है। अगर हमें 150-160 के रन भी मिल गए तो वेस्ट इंडीज़ की जो बॉलिंग है इतनी क्या कहते हैं ना कि वीक नहीं है, स्पेशली ग्रेविस जैसे बॉल करते हैं, और सील्स की हम बात करें, जोसेफ की, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो साजिद खान का जैसे जिक्र हो रहा था, हमेशा अंडररेट रहे हैं, कभी एक मैच में हम उनको मौका देते हैं, किसी मैच में नहीं खिलाते, और कल उन्होंने 4 विकेटें ले ली। और यहाँ पर बाबर आजम पर तनकीद हो रही थी कि यार उन्होंने जो हमारे पेसर्स थे उनको तो बाहर बैठा दिया है, स्पेशली अगर हम मोहम्मद अब्बास की बात करें, खुरम शहजाद या आमिर जमाल की, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटजी अच्छी ये है प्लान की। और इसके साथ साथ मुफाज, जैसे पहली इनिंग्स में भी ये हो रहा था कि फील्ड प्लेसमेंट जो थी वो उतनी बेहतर नहीं थी, तो अब हमें ये जो दूसरी इनिंग्स स्टार्ट हुई है वेस्ट इंडीज़ की, उसमें हमें कितनी बेहतर कैप्टनसी डिसीजंस और प्लेसमेंट्स जो हैं वो कितनी बेहतर नज़र आ रही है? बहुत बेहतर नज़र आई है, क्योंकि जो कैरिबियन कंडीशन है हिफ्ता, ये हर एक दिन बाद चेंज हो जाती हैं, क्योंकि मौसम भी वहाँ का इस तरह का चल रहा है। और बाबर आजम के माइंड में यही था कि अगर हम ज़्यादा स्पिनर्स को मौका दें तो हो सकता है कि जो टॉप ऑर्डर है उनका ख़तरनाक था वो जल्दी आउट हो जाए। और पाकिस्तान की किस्मत अच्छी है कि उनके ब्रैंडन किंग अभी इंजर्ड हैं, उन्होंने अभी बैटिंग ज़रूर करनी है आके, तो अब वो कितने रन्स करते हैं इस पर देखना होगा। लेकिन एक जो मोमेंटम मिल गया है पाकिस्तान टीम को, इसका भरपूर अंदाज से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। और स्पेशली उबैद शाह वाहिद अभी हमारे पास पेसर हैं, जो मैं देख रहा था 137-138 की बॉल कर रहे थे, बहुत काम होने वाला उन पर। लेकिन हमें ना सीख लेनी चाहिए इस पूरी सीरीज से कि हम लर्न तो करते हैं, ऐसे ना कहो मुफाज। इसलिए करते हैं क्योंकि आगे हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ खेलनी, और माजी में हम 4-4 फास्ट बॉलर्स के साथ भी जाते रहे हैं। आकिफ जावेद को भी हम मौका दे सकते हैं, साथ अली रज़ा को, अगर वो उनके जोसेफ को मौका दे रहे हैं ना, वेस्ट इंडीज़ 24 साल की उनकी उम्र है सिर्फ, तो हम अली रज़ा को क्यों ट्राई नहीं कर सकते उन पिचेस पर? तो 4 फास्ट कोई बात नहीं, हम इससे भी लर्न कर रहे हैं। आप ये ना कि हमें चाहिए, ये तो हम पहले ही चाहते हैं, लर्न कर रहे हैं। हाँ, आप ये कहें कि हम अब ये भी लर्न कर रहे हैं, बिकॉज चाहिए इनकी बातें हैं। हम तो हर वक्त, हर जीत से, हर हार से हम सीखते ही हैं। सलीम खालिक साहब, तो अब हमने स्पिन अटैक की बात करें तो अब हमने क्या सीखा? क्योंकि अब अगर हम देखें इस वक्त सेकेंड इनिंग्स में भी हमारा जो स्पिन अटैक है वो काफ़ी अच्छा है, और सिर्फ पाकिस्तान होम ग्राउंड पर नहीं, हमें अब इसका फ़ायदा ओवरसीज़ कंडीशन पर भी हो रहा है। स्पेशली अली उस्मान की अगर हम बात करें, उनकी लाइन और लेंथ का जो कंट्रोल था वो कितना बेहतर दिखा आपको कल? बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं वो, और साजिद का भरपूर उन्होंने साथ दिया, दोनों मिलकर विकेटें ले रहे हैं, 6 की 6 विकेटें उन्होंने ही लिए हैं, 4+2। तो बात ये है कि पाकिस्तान से बाहर ऐसी पिचेस बहुत रेयर आपको मिलती हैं, बहुत कम। अब तो बांग्लादेश ने भी पिचेस अपनी चेंज कर दी हैं, जहाँ पर हम लोग से खेला नहीं गया था। यहाँ पर ये पहले से ही आइडिया था कि जो यहाँ की पिच है वो स्पिनर्स के लिए साजगार होगी, इसीलिए पाकिस्तान ने 2 स्पिनर्स भी खिलाए, और लकीली हमारे स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म भी कर दिया, और नो डाउट बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एक जीत के करीब पहुँचा दिया। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम एक चीज़ देखें कि हमारी जो बैटिंग है 2-3 प्लेयर्स के अलावा वो बहुत इतनी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। और अगर हम जाएं देखें इंग्लैंड में हमें जाके खेलना है तो हमें थोड़ी सी तशवीश भी होनी चाहिए इस पर, अगर हम मैच जीत भी जाएं। सेकंड इनिंग में देखते हैं खैर कैसा खेलते हैं, ख़ास तौर पर जो गैर जिम्मेदारी से खेलते हुए आउट हुए हैं, जो T20 की वजह से प्लेयर्स का ये हाल हुआ है कि आधी क्रीज पे जाके छक्का मारते हुए बोल्ड हो रहा है, कोई कट शॉट खेल रहा है, उसको पता ही नहीं किधर बॉल पड़ रही है। सीनियर प्लेयर्स भी हमारे जो हैं, ख़ास तौर पे सलमान और रिजवान का जिक्र हो रहा था, इन लोगों की एक खासियत है, इनके स्टैट्स निकाल के देख लें, कोई सीरीज़ होगी ना 3-4 बार नाकाम होंगे, जब सीरीज़ ख़त्म होने लगती है तो कर जाते हैं 50-60 बच जाते हैं। शायद अभी भी यही हो, लेकिन ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो एक बंदा तीसरे नंबर पर आया, आखिर तक खेलता रहा, नॉट आउट गया अब्दुल्ला। बाबर भी अच्छा खेले, लेकिन बाबर आउट हुए उसमें मुझे, हाँ, बाबर जिस तरह आउट हुए मुझे लग रहा है उनकी अपनी ही गलती थोड़ी जो टीवी पे मुझे नजर आई, हो सकता है दूसरे मुत्तफिक ना हो, कि फील्डर के हाथ में बॉल देके कह रहे हैं आजा बेटा, नहीं यही कहा जा रहा है, पागल है। वो आता अब्दुल्ला, वो अब्दुल्ला आता, वो खुद रन आउट होता, और उसके बाद फिर उसको बुरा भला कह रहे हैं भाई वो, और शुक्र है कि वो आखिर तक खेल गए।
नहीं तो उनको बड़ी डांटे पड़ती है ड्रेसिंग रूम में। खैर अच्छी चीज़ ये है कि बाबर की फॉर्म एक आने लगी है और नज़र आई। जिस तरह इस इनिंग में शुरू से ही जाते उन्होंने अपने स्ट्रोक्स खेलना शुरू किए थे तो लग रहा था कि वो बड़ी इनिंग खेलेंगे, और अब ये भी लग रहा है कि 4 साल बाद उनकी जो पहली सेंचुरी है इस बार तो रह गई, लेकिन अब ज़्यादा दूर है नहीं। और दौरा इंग्लैंड से कबल बाबर आजम की इस तरह की फॉर्म हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है। सही। अब जैसे जाहिद साहब इंग्लैंड टूर की बात की है, अगर हम बिगर पिक्चर की तरफ जाएं तो अगर पाकिस्तान ये जीत जाता है टेस्ट मैच तो ऑब्वियसली सीरीज़ ड्रॉ होगी, तो ये हम इसको किस हद तक सक्सेसफुल टूर जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इंग्लैंड के टूर के लिए आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो हमें बैटिंग के उसमें मिला है या बॉलिंग साइड से मिला है? देखिए हिफ्ज़ा, जीत जो है ना वो टीम का मोराल अप कर देती है, और जो यंगस्टर टीम के साथ सफ़र कर रहे होते हैं, जिनका डेब्यू होता है टीम के साथ आते हैं, उनके पर भी प्रेशर कम होता है, क्योंकि जब टीम हार जाती है तो एक एक चीज़ पे तनकीद होती है, जब जीत जाती है तो जाहिर है जो स्कोर नहीं कर पाते या विकेट नहीं ले पाते उनका जिक्र ज़रा कम होता है। तो जितने यंग साथ लगे हुए हैं, जैसे अभी मुफाज भी जिक्र कर रहे थे, अवैध ज़फ़र जो है वो बुरे बैट्समैन नहीं है, डोमेस्टिक बहुत अच्छा खेले हैं, और मेरा ख्याल है उन्होंने एग्रेशन दिखाते हुए जो टीम ने एक पॉलिसी भी बनाई हुई है वही शॉट उन्होंने खेलने की कोशिश की। हाँ, अलबत्ता ये एक बहस तलब चीज़ है या गौर तलब बात है कि आपका डेब्यू है, थोड़ा सा मोहतात होकर उनको खेलना चाहिए, तो उन्होंने अपनी विकेट ज़ाया कर दी। इसी तरह से अब्दुल्ला फजल जो है वो अनफिट हो गए थे। अजान अवैस देखें पहली इनिंग्स में नहीं चले, दूसरी इनिंग्स में हर कोई सताइश कर रहा है कि उन्होंने 50 बनाई, उसमें 10 चौके शामिल थे और बहुत ही शानदार किस्म के वो खेले। पाकिस्तान की टीम के साथ जो है बदकिस्मती ये है कि कोई ना कोई लंबी पार्टनरशिप होती है, उसके बाद एक विकेट गिरती है और फिर लाइन लग जाती। ये बीमारी जो है मुश्किल पाकिस्तान के साथ चिमटी हुई है। अगर पाकिस्तान जीतती है, जो कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की टेस्ट मैच जीत सकती है और मजबूत पोजीशन में है, इसका ओवरऑल बहुत फ़र्क पड़ेगा। हालांकि इंग्लैंड की कंडीशंस डिफरेंट हैं, वहाँ फास्ट बॉलर्स हैं, जोफ्रा आर्चर जो बड़े ख़तरनाक बॉलर हैं, अगर 2-3 टेस्ट मैच भी खेल गए तो वो बहुत ही शानदार बॉलिंग है, मुश्किलात पाकिस्तान के लिए पैदा करेंगे। लेकिन एक अच्छा एक्सपीरियंस तो ज़रूर मिलेगा ना टीम को कि यहाँ पहले पाकिस्तान आ रहा है, फिर पाकिस्तान अगर मैच अगर आज जीत जाता है तो एक हौसला मिलता है टीम को। सलमान आगा, रिजवान को अपने ऊपर गौर करना पड़ेगा। टीम को ये भी देखना पड़ेगा कि अगर फिर अब्दुल्ला को साथ रखते हैं, अब्दुल्ला शफीक को, तो फिर शान मसूद आते हैं, किस नंबर पर खेलते हैं। ये भी चांस हो सकता है कि आप एक ओपनर को फिर बाहर बिठा के इनको ट्राई कर लें, क्योंकि पॉसिबल नहीं लगता कि 160 रन की इनिंग खेलें अब्दुल्ला शफीक और दूसरी इनिंग्स में भी अगर अच्छा स्कोर कर जाते हैं तो बाहर बिठाना मुश्किल होगा। और शान के साथ भी मशरूत होगी, उस वक्त तक वो 100% फिट होते हैं या नहीं। फिर एक और बैट्समैन को भी आप कैरी कर रहे हैं जो जिनके 100% फिटनेस का इंतज़ार है, वो सऊद शकील है। तो इंग्लैंड का टूर तो चलें, इसके बाद है 19 को फिर एक नया कोच भी आपके साथ बैटिंग कोच होगा। लेकिन फ़िलहाल नज़रें इस पे हैं कि कौम को बड़ी ही देर बाद खुशी नसीब हो सकती है। और यहाँ पे हारना, अगर हारेगी टीम, जैसे बाबर आजम का भी मुफाज से आपने क्वेश्चन किया, उन्होंने जिक्र किया, बाबर अजीब प्रेशर में दिखाई दिए। आपने वो बड़ा एक जाल में फंसाया वेस्ट इंडीज़ ने, फील्डर्स ने, बॉलर्स ने, बिल्कुल स्कोर नहीं दे रहे थे। लगता है वो फ्रस्ट्रेट हुए और फिर उनके जहन में गालिबन ये बात बैठी हुई थी कि उन्होंने पिछले 3 या 4 साल से सेंचुरी नहीं की, और हर हाल में उसी प्रेशर से नहीं निकल सके और 100% अपनी गलती से वो रन आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक दूसरे एंड से उनको इशारे कर रहे थे, रोक रहे थे ये सिंगल नहीं बनता, और उन्होंने खुदकुशी की उसमें। मैं तो समझता हूँ कि वो जो रन था, रन नहीं बनता था, उनको खुद भी शदीद दुख हुआ। और ओवरऑल भी यहाँ हमसे जिसकी भी बात हुई, फैंस भी अलग थे। इवन मैं इंडियन जर्नलिस्ट को सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि जितना खूबसूरत उन्होंने इनिंग्स खेली है, जितनी शॉट्स उन्होंने खेली हैं, उनका हक बनता है कि यहाँ पे अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते। उनको खुद भी यकीनी तौर पर अफसोस हुआ होगा इसका। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब चौथे दिन के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो हमें पाकिस्तान के हक में नजर आए और कौम भी खुश होना चाह रही है पाकिस्तान की जीत के साथ। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं, हमें दीजिए फिल वक्त ब्रेक। वेलकम बैक। अगले टॉपिक की जानिब आते हैं। सलीम साहब, कहिएगा, अगर हम बात करें ज़ाम्बिया में जारी एशियन लेजेंड्स लीग में शिरकत करने वाले जो क्रिकेटर्स हैं उन पर पीसीबी ने 2 साल की पाबंदी लगाई। आप क्या समझते हैं, पीसीबी का ये फैसला डिसिप्लिन इस्टेब्लिश करने के लिए ज़रूरी है, या फिर अगर हम रिटायर्ड क्रिकेटर्स की बात करें, प्लेयर्स की बात करें, उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को भी रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है? देखिए, जो ये रिटायर क्रिकेटर भी जब जाते हैं तो जिस टीम का वो हिस्सा बनते हैं, तो नाम तो पाकिस्तान का ही आता है ना, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि किस टूर्नामेंट में वो शिरकत के लिए जा रहे हैं। अब बदकिस्मती ही कहूँगा मैं उसको कि हमारे बहुत सारे रिटायर क्रिकेटर ऐसे हैं जिन्होंने महल बना लिए हैं,
लेकिन अभी भी उनको कोई कुछ पैसे की ऑफर करे तो उनको बोले कि एथियोपिया में क्रिकेट टूर्नामेंट है, वो दौड़े दौड़े चले जाए, हाँ अरे अरे पैसे कितने दोगे। यहाँ भी थोक के हिसाब से जो मैंने स्टोरी पढ़ी थी उसमें नाम थे, ये भी गए वो भी गए ऐसे भी गए, और किसी दुनिया के बड़े बड़े इतने सारे प्लेयर आपको नहीं मिलेंगे जितने यहाँ से चले गए थे। उस टूर्नामेंट को ना आईसीसी ने कबूल किया था, ना वहाँ की लोकल जो क्रिकेट बॉडी है उसने मंजूर किया था, ज़ाहिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तो पूछा ही नहीं। तो डिसिप्लिन मेंटेन करना ज़रूरी है, या वो अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में भी जा रहे हैं तो फिर नाम इस्तेमाल ना करें। लेकिन होता यही है कि मैंने देखा है कि जो भी इवेंट हो चले जाते हैं वहाँ पर और फिर बाद में इस तरह के इश्यूज होते हैं। वो तो इवेंट ही रोक दिया गया था और कई सारे प्लेयर तो गए, वो खेले भी नहीं जब उन्होंने जाके वहाँ पर मामला देखे होंगे। तो हमारे क्रिकेटर्स को भी देखना चाहिए कि भाई पैसे कमाओ, बिल्कुल आपका हक है, लेकिन ये भी तो देख लो कि कहाँ जा रहे हो, क्या है, अपना नाम भी तो है आपका एक इतना सारा, उसको भी तो देखें। सही। मुफाज, आपका इस हवाले से क्या ख्याल है, कितना जस्टिफाई करती है ये पाबंदी, और इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो दूसरी पार्टी है उसका भी मौक़िफ़ पहले सुनना चाहिए एंड देन उसके बाद या फिर वन साइडेड डिसीजन होना चाहिए? देखें, सलीम भाई ने बहुत तफसील से बताया है। एक क्रिकेटर्स हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया पर बैठकर खिलाड़ियों पर बहुत तनकीद करते हैं, लेकिन जब भी कोई कैंप लगता है एनसीसी या एलसीसी में तो ये वहाँ पर आकर खिलाड़ियों को कोई टिप्स या सिखाते नहीं हैं, सिर्फ तनकीद ही इनकी जारी रहती है। और जब भी इनको किसी भी लीग में खेलने का मौका फराहम किया जाता है ये फ़ौरन भागे भागे चले आते हैं। तो अच्छी बात यह है कि आप पहले पीसीबी से कंसल्ट करें, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कहीं ना कहीं कसूरवार ज़रूर है। या तो एक वाज़ेह तौर पर प्रेस रिलीज़ जारी कर दें कि जी अब मुकम्मल तौर पर बैन है, जितने भी हमारे साबिक लेजेंड क्रिकेटर्स हैं ये कोई भी लीग नहीं खेल सकते। अगर हम इंडियन टीम की बात करें, वहाँ भी बड़े पुराने स्टार्स खेलने हैं, लेकिन वहाँ की जो मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ रहा था कि उनको ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई से किसी भी चीज़ की एनओसी लेने की। तो ये रूल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ज़रूर अब आ चुके हैं। लेकिन अच्छा ये होता है कि जब ये लोग वहाँ पे गए हैं, पहला मैच खेला जाता तब भी इनको वापस बुला लिया जाता, बजाय अब आधी लीग जो है वो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है और अब जाके एक नोटिस लिया गया और पाबंदी भी लग चुकी है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, पाकिस्तान का नाम इससे ख़राब होता है। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, और खिलाड़ियों पर भी जिम्मेदारी है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। यूके में भी मुझे याद है 1-2 साल पहले इस तरह की कोई लीग खेली गई थी, फिर उनके एक प्राइवेट ओनर सामने आ गए थे, उन्होंने कहा था कि जी मेरी अपनी टीम है, मेरा पैसा है, मैं जिस मर्जी को खिलाऊं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। ऐसी बात नहीं है, या तो आप पाकिस्तान का नाम रोशन ना करें या आप इसे वैसे ही प्राइवेट तौर पर खेलें। फिर सही। जाहिद साहब, आपको क्या लगता है, जहाँ पर दूसरे बोर्ड जो हैं वो भी अपने रिटायर्ड क्रिकेटर्स को अलाउ करते हैं, आपको ने लगता है कि पीसीबी इस मामले में ज़्यादा सख्त है, या फिर पीसीबी को कोई रिटायर्ड क्रिकेटर के लिए कोई ऑफिशियल पॉलिसी या एनओसी क्या कोई क्राइटेरिया बनाना चाहिए? ऐसा देखें, ये इशू बना था लास्ट ईयर जब लेजेंड्स ही इंग्लैंड में हुई थी। आपको याद होगा हरभजन सिंह, शिखर धवन, सलाम लेने का पाकिस्तान के साथ जो हाथ मिलाने का तनाज़ा, वहाँ से इस हद तक बात पहुँची थी कि फिर पीसीबी ने पाबंदी लगा दी थी और ये पॉलिसी तय कर दी थी कि आइंदा से कुछ भी होगा पाकिस्तान का नाम कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा। ये जितने साबिक क्रिकेटर्स होते हैं इनकी टेस्ट रैंकिंग और इंटरनेशनल मैचेस के हिसाब से इनको, आपको याद होगा, इनको पेंशन भी मिलती है। गोया कि एक किस्म के पीसीबी से ये अपने मराहत उठाते हैं। और मेरे नॉलेज में तो ऐसे भी साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने अपने बीमारी के मेडिकल फंड्स वगैरह भी बाद में उन्होंने पीसीबी ने उनके उठाए हैं। तो अब जब ये इवेंट शुरू हुआ तो इस इवेंट में जो टीम इब्तदाई तौर पर मीडिया में आई उसके कैप्टन बनाया गया था मोहम्मद हफीज़ को। उसमें शुएब मलिक शामिल थे, अकमल बरादरान शामिल थे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनकी पेमेंट्स का कोई तनाज़ा हुआ जिसकी वजह से बाकी प्लेयर तो नहीं गए। अलबत्ता यासर शाह उसमें है, मोहम्मद इरफान है, वो जो दराज कद है मोहम्मद इरफान है, इमरान नज़ीर है, उनका चर्चा भी हुआ जी बड़ा अच्छा खेले हैं, लेकिन नाम बहरहाल पाकिस्तान का यूज़ हुआ। हालांकि उस टीम में नाम रखा गया था पाकिस्तान पैंथर्स। तो जब पैंथर्स फिर नाम लेते नहीं हैं, वो पाकिस्तान का नाम यूज़ होता है, इंडिया का नाम यूज़ होता है। और इंडिया के मुकाबले में तो आपको हमारी अब तारीख गवाह है कि वो लेजेंड्स का मैच हो या अंडर 19 का मैच हो या कोई भी मैच हो, एशिया कप हो और वर्ल्ड कप हो, हम इंडिया से हार जाते हैं, वो सुबह की एक अलग होती है। पीसीबी पॉलिसी बना चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा कि आधा टूर्नामेंट गुजर गया। 30 जुलाई को शुरू हुआ था, 10 अगस्त तक इस इवेंट की डेट है, आज 5 तारीख है। तो ये पीसीबी को शुरू में ही अनाउंस कर देना चाहिए था। अब 2-2 साल की उन क्रिकेटर्स को इन्होंने कहा किसी सूरत में पीएसएल हो, पीसीबी हो, किसी हैसियत में, कोचिंग हैसियत में या किसी भी हैसियत में ये खिलाड़ी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। और आइंदा से जो भी जाएगा उसको एनओसी लेना पीसीबी से लाजमी करार दिया गया। सही। सलीम खालिक साहब,
अगले टॉपिक की जानिब आते हैं। हम हॉकी के हवाले से बात करें, जहां पर पाकिस्तानी टीम के हवाले से अच्छी खबर आ रही है। पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को लगातार तीसरे मैच में जो है वो हरा दिया है। आपको लगता है कि इस वक्त यकीनन ये एक अच्छी परफॉर्मेंस भी है, लेकिन इसके साथ साथ क्या हम कह सकते हैं कि हॉकी रिवाइवल की तरफ जा रही है? नहीं, अभी तो ये कोरिया से मैच हुआ है और गालिबन काफ़ी अरसे बाद कोई टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई है। टू अर्ली। 3 मैच हैं, तीनों हमने जीत लिए, लेकिन चले अच्छा है, इतने अरसे बाद हॉकी वापस आई, लोगों ने मैच भी देखे, तो पाकिस्तान जीत भी गया है, 4 में से 3 मैच सीरीज अपने नाम कर ली है, तो खुशी की खबर है। आई तो हॉकी से, वरना अब तो हॉकी में कहाँ इस तरह की खबरें आती हैं। तो अल्लाह करे ये परफॉर्मेंस आगे भी बरकरार रहे वर्ल्ड कप में भी, और जो दूसरे इवेंट आगे भी हों। स्क्वाड का अनाउंस भी हो चुका है, देखते हैं क्या होता है। ये बस वन ऑफ ना हो कि बस यहाँ पे होम ग्राउंड पे मैच हो, जीत गया, आगे फिर पुरानी डगर पे लौट आए। सही। जाहिद साहब, जैसा आप ये सलीम साहब ने भी जिक्र किया है कि जो इसी माह शेड्यूल है हॉकी वर्ल्ड कप, उसके हवाले से टीम मैनेजमेंट और जो टीम है उसका भी ऐलान कर दिया गया है। आपको लगता है कि अभी जो परफॉर्मेंस चल रही है यकीनन इससे टीम का मोराल भी अच्छा होगा, लेकिन इसके साथ साथ स्क्वाड जो सिलेक्ट किया गया है, किसी पर कोई सवाल उठ सकता है आपको लगता है? तो देखिए 15 अगस्त से ये टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, जो कि बेल्जियम में और नीदरलैंड में होना है। 2 इसके होस्ट शहर हैं और वहाँ के पाकिस्तान ग्रुप डी में शामिल है। मजबूत टीमें हैं पाकिस्तान के ग्रुप में। एक तो ज़ाहिर है हस्ब तवक्को, हस्ब रवायत भारत जो है हमारे ग्रुप में शामिल है, डी ग्रुप में। दूसरी इंग्लैंड और वेल्स है। सारी टीमें बहुत मजबूत हैं। जहाँ तक टीम की अनाउंसमेंट का तल्लक है, गोल कीपर जो मुनीबुर रहमान है, उनके बारे में सोशल मीडिया और मीडिया पर भी बहुत कुछ आ रहा है। और माजी में अगर पाकिस्तान हॉकी टीम की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी रोल रहा मुनीबुर रहमान का। पाकिस्तान ने अगर कोई मैच जीता या वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया, उसमें बहुत अच्छा खेले थे। मेरी इतला तो ये बताते हैं कि जो प्लेयर्स पावर को ख़त्म करना चाहती पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नई इंतज़ामिया, उसी की शायद वो नज़र हो गए, क्योंकि इससे पहले अमाद भट्ट जो कैप्टन थे उनको हटाया गया था, अबू बकर को बनाया गया। फिर अमाद भट्ट की दोस्ती अफराज, सफ़ियान, हन्नान और इनके साथ ये मुनीबुर रहमान भी शामिल थे। मुनीबुर रहमान को बाहर बिठा दिया गया। उन पे एक क्वेश्चन मार्क है कि अगर अच्छा खेलते थे उनको टीम में शामिल करना चाहिए था। हमारे सोर्सेज ये बताते हैं कि बाद प्लेयर जो है नाखुश हैं PHF की नई इंतज़ामिया की मौजूदा पॉलिसियों से। जहाँ तक नई इंतज़ामिया के इस हवाले से तल्लक है कि वानी साहब आ गए हैं, इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं, उन्होंने इनकी डेलीज़ भी बहाल कराई हैं, इनके बाहर रहाइश का भी इंतज़ाम बखूबी किया है। अब इस्लामाबाद में कैंप भी लगा हुआ था जिसमें इनकी अच्छी खासी ट्रेनिंग कराई गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि माजी में अगर प्लेयर्स को देखा जाए, थोड़ा सा PHF या उनकी जो नई सिलेक्शन कमेटी है उनकी एक मजबूरी भी दिखाई देती है कि इनके पास और प्लेयर या स्टाफ है नहीं। स्टाफ कहाँ से लाएंगे? आपको सीनियर और जूनियर को मिलाकर टीम बनाना पड़ती है। तो जो इस वक्त दस्तियाब टैलेंट था वो उन्होंने टीम बना दी है। सही। और उम्मीद करते हैं कि जो भी स्क्वाड बनाया है और इस वक्त जो हमने जीत के साथ तसलसल बरकरार रखा है, ये एक बेंचमार्क भी सेट कर रहे हैं। और जिस तरह से एशियन पिचेस पर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ग्राउंड पर, उसी तरह जब हम यूरोप के पिचेस पर खेले, जैसे जाहिद साहब ने भी जिक्र किया नेदरलैंड्स और बेल्जियम के हवाले से, वहाँ पर भी हम अच्छा जो है वो अपना डिफेंस मेंटेन कर सकें। इसी के साथ ही प्रोग्राम का यहाँ पर वक्त ख़त्म हो जाता है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।